तो वो कहते हैं जो मैं कहना कहूँगा करने को, अगर माँ तुम वो करोगी ना तो आने वाले युगों में तुम्हारे को कोई प्रेम से नहीं देखेगा, कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। तो केकई बोली कि बेटा मुझे कोई प्रेम नहीं करेगा लेकिन तू तो प्रेम करेगा। राम ने केकई से कहा कि माँ मेरे लिए बनवास है। अगर मैं 2 पैसे नहीं कमा रही हूँ तो मैं सशक्त नहीं हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैं तो कोई कमाई नहीं कर रही, तो क्या मैं सशक्त नहीं हूँ? मेरी माँ कमाती नहीं थी तो क्या सशक्त नहीं थी? एक महिला जो क्लबिंग जानती है, एक महिला जो दारू पार्टीज में जा रही है, एक महिला जो रातों को खड़ी होकर के कहीं भी कुछ भी बोल सकती है, वही सशक्त है। वो बेटा पूछता है कि आंटी गौशाला क्या होती है? उस 10वीं के छात्र ने मेरे से पूछा, जो बहुत अच्छे परिवार का था, और मज़े की बात यह कि उसके जो पिता हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है कि 9 महीने में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको स्कूल भेज दिया, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी, घर में नौकर रख दिया जो उसको रोटी बना के दे रहा है। क्या ये होता है माँ बनना या पिता बनना? डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है, तलाक उर्दू का शब्द है, इसका हिंदी में क्या शब्द है? हमारे तो सबसे बड़ा शब्दकोश अगर कोई सृष्टि में है तो वो संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा है, जिस सबसे ज़्यादा वर्ड्स अगर कहीं हैं तो इसमें तो इस डाइवोर्स और तलाक का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है ये। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो देखो वो जो भी था उन्होंने माँ जानकी को हाथ नहीं लगाया। करेक्ट। अरे वो लगा ही नहीं सकता था, रावण को श्राप था कि वो अगर जो है किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो छुएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप रामलीला कर रही हैं एंड इट्स ऑन स्टेज राइट नाउ, एंड आपको श्री राम आकर कहें कि चल बैकुंठ, व्हाट विल यू डू? इससे उत्तम क्षण क्या होगा? अगर राम स्वयं मुझे कह रहे हैं वैकुंठ चल, तो मुझे नहीं लगता कि एक क्षण भी लगना चाहिए साथ चलने में। क्षण से पहले भी उसके साथ जाने को मैं तैयार हूँ। जय श्री राम मैम, हाउ आर यू? आई एम सो गुड, थैंक यू। जय श्री राम। बहुत देखा है आपका और सुना भी है और जाना भी है। जड़ों से जुड़ो, व्हाट इज जड़ों से जुड़ो? जड़ों से जुड़ो, अगर हम इसके शब्दों का अर्थ ढूंढने लगेंगे तो उसका अर्थ तो ये कि हमारी जो सनातन की जो संस्कृति है, हमारे राष्ट्र का जो इतिहास है, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उन सब का समावेश जो है वो हमारी जड़ है। और जुड़ो का तात्पर्य ये कि उन सब से जुड़ो। हम आजकल इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपनी जो है ओरिजिनलिटी से, कि अपने पुरातन से, अपने सनातन से, अपने इतिहास से जुड़ने की बात जहाँ हो वो है जड़ों से जुड़ो। वेरी नाइस। आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये यूजुअली जो हमारे कंट्री की जो लेडीज़ हैं, हम अपने घर में बहुत सारा कल्चर यूज होते ही हैं, यू नो कल्चर्ड होते हैं, बट हाउ कम दिस इनिशिएटिव कि हम एक ऐसा संस्था बनाए या एनजीओ बनाए टू, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अनुषा जी, मेरा ना ज़िंदगी का एक बहुत एक नियम जिसको हम कहें कि वो ये रहा कि मेरा और मेरे जीवन साथी दोनों का, कि हम बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करते। वी एक्सेप्ट एवरी डे एज इट कम्स। जो दिन जिस तरीके से चढ़ता है हम उसको वैसे ही जीने का करते हैं। तो ये तो मेरी परिवेश जो मेरी जो अपब्रिंगिंग जो थी, मेरे माँ बाप के घर में जैसे मैं रही, फिर जिस मैं परिवार में आई, मेरे हस्बैंड बहुत जो है सपोर्टिव जो है हस्बैंड है। तो करते करते एक दिन बस अचानक ही मन में आया, इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग प्लानिंग। ये सिर्फ एक चाय का प्याला हम पी रहे थे सुबह उठ करके अपना, जब तो ओवर अ कप ऑफ टी जिसको हम कहें कि बात हुई, मैंने कहा कि मुझे ना बहुत मेरा मन है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम अपने हिसाब से ये सब करें, क्योंकि समाज में इन सब विषयों की बहुत कमी है। तो वो कहते तुम कर पाओगी, अपने आप कर लोगी? मैंने कहा हाँ। कहते तो करो। और जब चाय का प्याला पीना शुरू किया था, तब से लेकर के जब हमारी सुबह की चाय समाप्त हुई, संस्था बनानी है ये सोच लिया था, और संस्था का नाम क्या रखना है वो भी सोच लिया था। तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी, इंस्टेंट था। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर टाइम लैप्स की बात करें, उस टाइम आप पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थी, यू वर पार्षद हाँ, ऑफ यस योर जी। एरिया। सो क्या आपने अपने एरिया में कुछ ऐसी, अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की थी दैट कि मैं कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आऊंगी, क्योंकि जस्ट सडनली आफ्टर दैट यू कम अप विद महिला रामलीला? मेरी बैकग्राउंड जो है, मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत एक एकेडमिक और स्पिरिचुअल फैमिली में हुआ है। हम्म। बहुत हाईली क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड फैमिली से मैं हूँ।
और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग, मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। फिर उसके बाद आती है सरलता। मेरे पति बहुत सरल हैं। फिर मैं राजनीति में बहुत एक्टिव थी और इन सब का अपोजिट जो है वो है राजनीति। हम्म। तो मेरे को एक शायद मे बी यू आर राइट कि मुझे शायद एक कंपैरेटिव स्टडी करने का एक मौका मिल गया कि अध्यात्म और ज्ञान और सरलता और सामाजिक प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स का एक समावेश कैसे इकट्ठा, जिसमें इन सबकी छोटी-छोटी बातें आ जाएँ, वो तैयार होना चाहिए। बिकॉज़ राजनीति का सब कुछ ठीक नहीं है। ओरिजिनली एब्सोल्युटली तो यस। राजनीति जो है एक समाज सेवा का ही प्लेटफॉर्म था। समाज और राष्ट्र के सुधार के लिए राजनीति का निर्माण हुआ था। लेकिन हम शुरू से देखते आए हैं कि अपनी जो है गद्दी सबको प्यारी होती है, तो इसमें एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर बड़ी पॉपुलर कोट्स हैं। तो मुझे लगा कि जब बेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, बेस्ट ऑफ द अध्यात्म, बेस्ट ऑफ द सिंप्लिसिटी थिंग्स एंड जो बहुत ज़रूरी है समाज को, वो सारा इकट्ठा करके हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो ये ऐसा करने का प्रयास हमने जड़ों से जड़ों में किया, क्योंकि मैंने भी शायद इस विषय पे कभी इतना डिटेल नहीं सोचा था। आज आपने पूछा तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, शायद राजनीति में होने का प्रभाव रहा। क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो चीज़ मतलब पॉलिटिशियंस या जो हमारे जो नेता हैं वो कुछ जो खुल के करना पाते हैं वो शायद कहीं न कहीं क्योंकि पार्टीज़ तो सिस्टम से चलती हैं। एब्सोल्युटली यस। तो अगर कुछ रह जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं हो सकता है मैं अपनी पार्टी के विचारों से मैं इतनी कन्विंस थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि आम लोग जो हैं वो पॉलिटिकल ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट करते हो और बात अपना विषय अपने मन की बात रखते हो तो लोग जुड़ते हैं। तो ऐसा सा कुछ एक कॉम्बिनेशन जो है इसमें रहा। या और जब हम जड़ों से जुड़ों की बात करते हैं या सुनते हैं उसके बारे में, तो सबसे हॉट टॉपिक जो होता है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स विच इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट here I'm talking about Mahila Ramlila, the most unique concept that I have ever seen. या जनता को आई थिंक आपके दिमाग में, मुझे नहीं पता वो कैसे आया, बट नो बडी कैन थिंक अबाउट इट. सो वट डू यू थिंक अबाउट हाउ दिस थॉट केम इन टू योर माइंड? जड़ों से जुड़ो बन चुका था 2018 में, हमने इसको रजिस्टर कराया और हमारा पहला इवेंट भी 2018 में था। तो हम बहुत आयोजन प्रयोजन करते थे और 2 ही तरह के काम जो है हम अपनी संस्था में करते हैं, एक सनातन का और एक राष्ट्रवाद का। तो हमारे बहुत इवेंट्स होते थे, हम बड़े बाहर प्रांतों में भी बॉर्डर्स पे, हम इंडो पाक बॉर्डर्स पे जाना, फौजियों के साथ करना और लाइव कॉन्सर्ट्स देशभक्ति के गीतों के करना, बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स करना, ये हम बहुत कुछ इसमें करते थे। तो मुझे एक बार कुछ लोगों ने कहा कि एकता जी आपके सारे जो हैं आयोजन आप बाहर क्यों करते हो? अपने इलाके के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? और मेरा फ़ोकस हमेशा हमारी अगली पीढ़ी और हमारी महिलाएँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मज़बूत समाज की नींव तैयार करने में। तो ये मेरा फ़ोकस एरिया रहता था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं अपने एरिया के सिर्फ़ महिलाएँ नहीं, सिर्फ़ पुरुष नहीं और सिर्फ़ बच्चे नहीं, बल्कि पूरे परिवारों को इन्वॉल्व कर सकूँ। तो ऐसा क्या हो जिससे सिर्फ़ इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनकी डेवलपमेंट भी हो, उनमें कुछ वैल्यू एडिशन भी हो और उसके साथ-साथ हम भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और महिला सशक्तिकरण तो हमेशा ही विषय रहता। तो हमें लगा कि भारत की जड़ जो है, वो तो सनातन की जड़ कौन है? प्रभु श्री राम। उनसे ऊपर, उनसे उत्तम, उनसे गहरा, उनसे ऊँचा और कोई नाम है ही नहीं सनातन। तो फिर यही सोचा कि हम एक ऐसी रामलीला का मंचन करते हैं, जिसमें पूर्णतः महिलाएँ हों, क्योंकि हमें यकीन था कि जब एक महिला जुड़ेगी तो उसका बच्चा भी साथ जुड़ेगा, उसका भाई भी साथ जुड़ेगा, उसका पति भी साथ जुड़ेगा, तो उसका पिता भी साथ जुड़ेगा। तो पूरे परिवार का समावेश अगर कहीं हो सकता है और पूरे समाज को जिसका लाभ हो सके ऐसा कहीं कुछ हो सकता है, तो वो प्रभु राम की लीला ही हो सकती है। तो यही सोच के हमने महिलाओं द्वारा रामलीला का विचार किया। तो क्योंकि आप सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा हैं, समाज, हमारी सोसाइटी जो है, ये समटाइम्स इट प्लेज द रोल ऑफ अ विलन एज वेल, बहुत सारी चीज़ों में. सो जब हम महिला रामलीला की बात करते हैं, एक जो लोगों का माइंडसेट है या सोसाइटी का माइंडसेट है, सो वाज दैट पॉजिटिव फॉर यू, या इसने भी आपके लिए एक विलन का रोल प्ले किया है?
देखिए, अब ये हमारे सामने एक प्याला पड़ा है, इसमें आधा प्याला चाय है या आधा प्याला खाली है, ये देखना हमारी जो अपनी नज़र है। तो समाज में अच्छे लोग भी हैं, समाज में बुरे लोग भी हैं। अगर बुरे लोग नहीं होते तो फिर राम को जन्म लेने की ज़रूरत नहीं थी, प्रभु श्री राम को। वो तो राम जी के युग में भी रावण रहे हैं। तो नेगेटिविटी तो समाज में रहेगी। हम जब इस धरती की बात करते हैं, या तो हम स्वर्गों में रह रहे हो, हम जब धरती लोक की बात करते हैं तो प्लस और माइनस का होना लाज़मी है। हुँ। तो ठीक है, लोगों ने हमारे को अपोज़ भी किया, हमें तंग भी किया, हम विलेन का रोल भी प्ले किया, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि उसी समाज में ऐसे भी हमारे साथ लोग थे, जिन्होंने हमारे जो है ढाल बन के हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमारा साथ भी दिया। तो हर तरह के लोग हैं, आप को सबको फेस करना आना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली जो रिसेंट रामलीला, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई थी कि बहुत दंगे हो गए हैं या मारने की धमकियाँ आ रही हैं। कभी ऐसा डर वाला फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे साथ जो लोग हैं, अगर उनको कुछ हो गया? सो कभी ऐसा कुछ बैक फुट पे आने का कि डर लग गया हो या कुछ ऐसा? मैं भी अक्सर यही बात करती हूँ कि प्रभु की इतनी असीम कृपा रही कि कभी डर वाली बात ही नहीं आई। मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की खुल्लम-खुल्ला बात की गई। अभी अगर आपने सब देखा तो वीडियोज़ में भी देखा होगा कि ये भी कहा कि एकता का वो हश्र करेंगे कि इसकी 7 पीढ़ियाँ याद यस। रखेंगे। पर डर कभी नहीं लगा, क्योंकि मन में सच्चाई थी। बहुत ऑनेस्टी के साथ हम अपने इष्ट की सेवा करने की एक सोच को लेकर के समाज में निकले थे। तो वो सच्चाई थी जो हमेशा हिम्मत बन के साथ रही। और वो कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी से कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो पूरी प्रकृति लग जाती है आपको साथ देने के लिए। हुँ। और जहाँ पे बात ही प्रभु श्री राम की हो रही है, वहाँ पे डर जाना तो फिर इसका मतलब हम रामलीला करने के लिए हम सही लोग नहीं हैं। अगर हम डर के साथ कर रहे हैं तो फिर हम काहे की रामलीला कर रहे हैं। हम जब माता जानकी के किरदार की बात करते हैं, तो माँ जानकी अगर डर जाती, तो क्या रामलीला हो पाती? हुँ। होता ही नहीं। रामायण की जो है सारी कहानी खत्म हो जाती। तो जब हम माँ जानकी की, हम जब प्रभु श्री राम की, हम जब हनुमान जी की बात करते हैं, तो हिम्मत, हौसला और ताकत स्वयं आती है। डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। और मेरी टीम की मैं तारीफ़ करूँगी कि जब ऐसा हुआ तो हमने अपनी टीम से भी बात करी। हमने कहा, बहनों, दिक्कत हो सकती है। लोग परेशान कर सकते हैं, मतलब पत्थर फेंक सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हुँ। हैं। डर तो नहीं लग रहा, तो टीम तो छोड़ो, टीम के जो परिवार भी थे, वो भी सब साथ आकर के खड़े हो गए कि दीदी आप डरना मत। हुँ। अगर पथराव होगा तो पहला पत्थर हम खाएँगे, अगर डंडे बरसाएँगे तो पहला डंडा हम खाएँगे। अगर कहीं कुछ झुकना हुआ तो पहले हम आपके खड़े हैं, हमारी दीवार को पार करके कोई आप तक पहुँच पाएगा। और जब जिसकी टीम इतनी मज़बूत हो, जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा हो, तो डरना तो फिर मुझे नहीं लगता कि हुँ। कहीं भी गुंजाइश रह जाती है। तो ये हिम्मत, हौसला प्रभु देता है। तो जो सारे आर्टिस्ट हैं महिला रामलीला में, वो प्रोफ़ेशनल एक्टर्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या ऑर्डिनरी पीपल आपकी और मेरी तरह? क्या क्या हैं वो एग्ज़ैक्टली? क्योंकि मैंने जो जो हम लोग देखते हैं, सो इट्स वेरी प्रोफ़ेशनल। सो आर दे आर्टिस्ट? डू यू पे देम और व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? देखिए, ऑर्डिनरी पीपल की अपनी-अपनी डेफ़िनेशन है, जो आपके लिए ऑर्डिनरी हो सकती है एक बुज़ुर्ग सामने से जाती हुई, लेकिन वो मेरी माँ है, तो मेरी दुनिया भी हो सकती है। हुँ। ऑर्डिनरी की डेफ़िनेशन हर किसी की अपनी अलग-अलग है। और इसमें जो भी महिला रोल प्ले कर रही है, किरदार निभा रही है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हुँ। और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि कोई हमसे मेहनताना नहीं लेता, कोई हमसे पैसे नहीं माँगता, कोई हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता। वो सिर्फ़ एक उम्मीद के साथ जड़ों से जुड़ों के प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ती हैं कि हम वो काम कर पाएँ जो आज तक कभी किसी स्त्री ने करा ही नहीं। हुँ। हमारे भारत के इतिहास में आप इनफैक्ट आप कुछ भी देखो, आपने जैसे मेरे से प्रश्न भी किया कि ये हमने क्यों किया? महिलाएँ आजकल कहाँ नहीं हैं? दुश्मन के खेमे में जाके दुश्मन को उड़ाना है तो वो काम भी हमारी बहनें कर रही हैं। हुँ। आपको आसमानों में जाना है तो हमारी बहनें जा रही हैं, आपको पाताल का कोई काम करना है हमारी बहनें कर रही हैं, आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट में आपको महिलाएँ मिल जाएँगी। एकमात्र रामलीला का मंचन आज की डेट में ऐसा था जिसमें पुरुषों का आधिपत्य था, जिसमें महिलाएँ रोल नहीं प्ले करती थी। हुँ। तो ये एक अपने आप में हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में महिलाएँ जो हैं इसमें नहीं रही हैं। तो महिलाएँ जो जुड़ती हैं, छोटी-सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची हमारे साथ मंच पे होती है। हुँ। 83 साल की माँ हमारे साथ मंच पर होती है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, टेक्निकल फ़ील्ड की हैं, बुटीक ओनर्स हैं, जो हैं प्रोफ़ेसर्स हैं,
हर क्षेत्र से बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट, बेस्ट ऑफ द रियल एस्टेट पीपल, बेस्ट ऑफ द गर्ल्स इन लॉजिस्टिक्स, हर तरह की होम मेकर्स, नानियाँ, दादियाँ, रिटायर्ड सरकारी जो है डिपार्टमेंट से भी महिलाएँ जो हैं जॉब करती हैं, जो वो भी हमारे साथ हैं। तो हर किस्म की मुझे लगता है पैदा होने से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक का जो एक जीवन काल है महिला का, हर काल से बहन, बेटी, माता हमारे साथ इसमें होती है। और कोई हमसे कोई पैसे नहीं माँगते और इतनी खुशी से वो डेढ़ 2 महीना वो काम करती हैं कि मुझे तो लगता है शायद डेढ़ महीना मैं भी घर में भोजन नहीं करती हूँ। कोई एक दिन पुलाव बना के ला रहा है, तो कोई इडली बना के लेके आ रहा है, तो कोई एक दिन फल खूब सारे ले आया, कोई अपने घर से चाय बना के लेके आ रहा है। तो जहाँ बैठते हैं वहीं पे चूँकि महिलाओं की टोली है, तो आनंदमय तरीके से सेवा करने का जो स्वभाव रहता है भारतीय महिला का, तो कोई हमसे पैसे नहीं लेता है। ज़्यादातर महिलाएँ ऐसी हैं जो शायद पहली बार रामलीला के ज़रिए जड़ों से जुड़ों के प्लेटफ़ॉर्म पे मंच पर आई हैं। हुँ। मैं अगर अपना डेटा चेक करूँगी तो 90% ऑफ महिलाएँ ऐसी होंगी जो शायद पहली बार मंच पर आईं। साधारण जिसको आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ, मेरे लिए वो असाधारण है, लेकिन वो घर में बैठी साधारण सी महिला घर से निकली, हौसले के साथ निकली, मंच पर आई और इतिहास रच गई। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि जब जितना आप कामयाबी के पास जाते हैं, आपके रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। आपने कुछ रिश्ते चलते हुए अपने सफ़र में बनाए होंगे, जब आपने जड़ों से जुड़ों को शुरू स्टार्ट किया था, या जब आपने महिला रामलीला स्टार्ट की थी। कुछ रिश्ते ऐसे जिन्होंने मतलब आपको, या तो आई डोंट वांट टू बी मोर ड्रामेटिक, बट नॉर्मली सेइंग कि कुछ ऐसे रिश्ते छूटे हैं, या कभी कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुई है विद अ फ्रेंड और एनीबॉडी? होता क्या है अनुषा जी, आप जब ऐसा काम करते हो ना, जिसमें अध्यात्म और सनातन और राम की बात आए, जिसमें सीता की बात आए, वहाँ पे ना आपका अपना जो एक जो माइंडसेट है वो उस लेवल पे पहुँच जाता है जिसमें कोई आता है तो आप उसका स्वागत करते हो, कोई जाता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करते हो। अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को नहीं आने देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जो नया शख्स आपके पास आ रहा है आप उसका स्वागत करें, और जो आपके साथ रहा लेकिन किसी भी कारण से जा रहा है, तो जो उसका योगदान रहा उसके लिए उसका शुक्रिया। बाकी प्रभु से ये अरदास करते हैं जो जा रहा है वो आगे अपने जीवन के रास्ते में सफल हो, सुखी रहे। लेकिन किसी के आने से सुखी और किसी के जाने से दुखी होने का मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा रहा। हुँ। क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपना योगदान देता है और ये बहुत महान सेवा है। हर किसी के कर्मों में ये सेवा भी नहीं है। जिसके कर्म में जितनी लिखी है वो उतनी ही दे पाएगा। हुँ। इतिहास रचने के लिए बहुत ब्रॉड माइंडेड आपको होना पड़ता है। आपको बहुत इनोवेटिव होना पड़ता है। आपको बहुत इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्ट्रांग होना पड़ता है। नॉट एवरीबॉडी कैन बी दैट डेयरिंग, नॉट एवरीबॉडी कैन बी दैट स्ट्रांग एंड नॉट एवरीबॉडी कैन बी दैट ब्लेस्ड। हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड वो है कि मैं किसी के जाने से परेशान हूँ और किसी के आने से बहुत खुश हो जाऊँ। नहीं, जो आज के क्षण में मेरे साथ है, उसके उस क्षण को एन्जॉय करने की जो है कृपा प्रभु की हम पर है कि हमें वो कला आती है। हुँ। तो वही, तो यू आर मोर प्रैक्टिकल देन इमोशनल। आई एम मोर स्पिरिचुअल। यू ओके। आई एम प्रैक्टिकैलिटी में तो मटेरियलिस्टिक एक इफ़ेक्ट आ जाता है। भौतिकवाद वाली बात आ जाती है। प्रैक्टिकल होता है कि भई किसी का फ़ायदा लिया और वो नहीं, वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि ठीक है, जिसका जितना साथ रहा, उसने बहुत उत्तम योगदान दिया हुँ। और अब जब वो जा रहा है तो वो कुछ सोच के जा रहा है। तो उसका अपना एक वे ऑफ लाइफ़ है, अपने उसके अपने जो है निर्णय हैं। हुँ। और मैंने आपसे कहा ना कि आप आधा प्याला चाय देखें या खाली प्याला देखें। उससे ज़्यादा फ़ोकस उस पे होता है कि जो लोग साथ खड़े आज भी आपके साथ खड़े हैं। आज भी इस नेक काम में लगे हुए हैं, आज भी इस ऐतिहासिक काम में अपना योगदान दे रहे हैं और जो नए लोग आ रहे हैं अ पॉइंट वेल सेड, अ ग्लास फुल और एम्प्टी, और यस, या यस। ये अपना-अपना फ़ोकस का है, तो मेरा फ़ोकस नेगेटिविटी पे ज़्यादा नहीं जाता कि हुँ। मेरे को नेगेटिव चीज़ मुझे अट्रैक्ट ही नहीं करती है। जो पॉज़िटिव है, हुँ। मुझे वही अट्रैक्ट करता है और इंटेंशनली पॉज़िटिव रहने का भी आपको दिन-रात प्रयत्न करते रहना पड़ता है। आप एक हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं, और आजकल सोसाइटी में या सोशल मीडिया में हम बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, चाहे फिर वो रामायण की हों, महाभारत की हों। लोग जो हैं, सोसाइटी, कुछ ऐसे लोग जो हैं जो हमारे लिखे हुए ग्रंथों पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। एंड मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट से वो चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने जो
अपनी हमारी सोसाइटी में एक स्पिरिचुअलिटी को लेके अपना एक नाम जिसने बनाया है, अगर वो कोई ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, तो उस पे लोग कैसे यकीन करेंगे? For example, there's a very famous story right now about three Ravans. So there are three Ravans. So when I think about it, so they say कि महारावण को माता सीता ने मारा, माता सीता ने दुर्गा का रूप लिया. Now when we go through it, so Durga was a roop of Ma Parvati, Ma Kali, right? How is it related to Sita, who is a roop of Lakshmi? अ, यहाँ पर इस विषय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि जड़ों से जुड़ो। आपको अपने सनातन से, अपने ग्रंथों से, अपने पुस्तकों से जुड़ना पड़ेगा ये सब जानने के लिए। ये जो गूगल बाबा का ज्ञान है, ये बहुत आधा-अधूरा ज्ञान है। और जो हमारी जो हिस्ट्री रही है, वो चाहे हमारे सनातन का इतिहास है या चाहे हमारे देश का जो इतिहास है, ये ओरल हिस्ट्री में बहुत ट्रांसफ़र हुआ है। कथाओं में, कहानियों में, सत्संग में, बोल के, नानियों-दादियों ने आगे बताया, करते-करते हज़ारों, सैकड़ों सालों से ऐसी बहुत सी कहानियाँ आगे जो हैं ये ट्रांसफ़र हुई हैं। और कुछ स्टोरीज़ हैं जो प्रतीकात्मक होती हैं। अम, जैसे हम बात करते हैं कि रावण के 10 सर थे, तो क्या वास्तव में उसके 10 सर थे? वो एक सिंबॉलिक है कि भई उसमें जो है 10 विद्वानों जितना ज्ञान था, मतलब 10 सर नहीं थे। उसके 10 सर एक्चुअल में नहीं थे, लेकिन इतना उसके एक बुद्धि में इतना कुछ था, वो प्लस भी 10 जिनों का था और वो नेगेटिव भी 10 का था। ज्ञान भी उसमें जो है 10 लोगों का था, लेकिन उसमें अहंकार, उसमें अभिमान, उसमें उसमें जो नेगेटिविटी थी, वो भी 10 सरों जितनी थी। तो इतना एक उसमें जितने 10 इंडिविजुअल्स में हो सकता है, उतना उसमें था। इसीलिए ही वाज़ अ लर्नेड मैन, लेकिन उसमें नेगेटिव्स भी थी, जिसकी वजह से उसका जो है अंत हुआ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रतीक रूप में जो हैं बताई जाती हैं और उसको उस लेवल से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आपको अपने ग्रंथों का, अपने सनातन का इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए वो नानी-दादी वाली कल्चर वापस लानी पड़ेगी। उसके लिए आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी से वो किताबें ढूँढ के लानी पड़ेंगी। आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ेगा, ताकि आप ये कह सकें कि ये हाँ, इस हद तक तो ये सही है और इस हद तक ये गलत है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के युग में कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो हमें लगता है कि ये क्या नॉनसेंस बात है। हुँ। लेकिन अगर आप सक्सेस की अगर हम बात करें तो व्यूअरशिप उनकी बहुत है हुँ। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो गलत ज्ञान भी जो है और नेगेटिविटी हमेशा जल्दी फैलती है। वो चाहे विचारों की हो, चाहे व्यक्तित्व की हो, चाहे बातचीत की हो। तो नेगेटिविटी क्योंकि आप अम ज़हर का प्याला पियोगे तो आप एकदम मर जाओगे। लेकिन अगर आप देसी घी का प्याला पियोगे तो एकदम से आप पहलवान नहीं बनोगे। नेगेटिविटी का इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है। So my question was how Mata Sita was related to Ma Durga? ये तो आदि शक्ति हैं, देखिए उनका रूप है। आदि शक्ति है माँ जो है माँ पार्वती। उनके और जो माँ दुर्गा को तो कहा जाता है कि उनमें तो शिव जी के भी गुण थे, उनमें तो ब्रह्मा के वो का भी उनको आशीर्वाद था, उनको उनको तो सभी शक्तियाँ जो हैं उनको दी गई, इसलिए सर्वशक्तिमान माँ दुर्गा को भी जो है माना जाता है। तो माँ दुर्गा जो है माँ, वो आदि शक्ति का रूप है और वही रूप जो है माँ लक्ष्मी भी उनमें से एक रूप है। हुँ। तो माँ लक्ष्मी का ही अवतार जो है माँ जानकी हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जब हम एक क्रिएटर की बात करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया, सो दैट वाज अ फेमिनिन एनर्जी। आप ये देखिए हम जो प्रकृति है, प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब हम कोई भी नाम नहीं दे पाते तो हम कहते हैं कि प्रकृति। हम्म। प्रकृति भी तो एक फेमिनिन एनर्जी है, माँ का दर्जा दिया गया ना। हम्म। तो जो क्रिएटर होगा उसमें फेमिनिज़्म, फेमिनिन एनर्जी का होना लाज़मी है। हम्म। अब जब फेमिनिज्म की बात आई एंड यू टॉक अ लॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सो वुमेन एम्पावरमेंट हाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू फेमिनिज्म, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो महिला सशक्तिकरण जिसको हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं और एक फेमिनिज़्म बिल्कुल अलग-अलग शब्द है। मुझे ये लगता है फेमिनिज़्म तो हमने अंग्रेज़ों से लिया हुआ एक शब्द है। इसका जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।
बिकॉज जो वेस्ट वर्ल्ड है वो कमोडिटीज़ में ज़्यादा ध्यान देता है, उनके लिए हर चीज़ इज़ अ कमोडिटी। और उसका रिजल्ट ये है कि आज के डेट में मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि मान लो एक जो है मेरे घर में एक बेटी की भी माँ हूँ और एक मैं बेटे की भी माँ हूँ। मैंने अपनी बेटी को बेटा क्यों बनाना है? हुँ, मैंने बेटी को जन्म दिया तो मुझे क्यों उसको उस होड़ में डालना है कि तू लड़का बन? भाई हुँ, तुझे प्रकृति ने बेटी का रूप दिया है तो तुम एक आइडियल बेटी बनो ना। हुँ, ये है सशक्तिकरण। एक बेटी को बेटी रहते हुए एक आइडियल बेटी के रूप में तैयार करना कि वो कल को एक आइडियल महिला बन सके। हुँ, वो कमा रही है कि नहीं कमा रही है वो एक अलग चीज़ है। कि मैं अगर आज की डेट में 2 पैसे कमा रही हूँ तब तो मैं सशक्त महिला हूँ, लेकिन अगर मैं 2 पैसे नहीं कमा रही हूँ तो मैं सशक्त नहीं हूँ। मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं तो कोई कमाई नहीं कर रही, हुँ, तो क्या मैं सशक्त नहीं हूँ? मेरी माँ कमाती नहीं थी तो क्या सशक्त नहीं थी? मेरी दादी, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शी वाज़, पर वो तो अपने पति की तनख्वाह पे निर्भर करती थी, उनकी कमाई पे निर्भर करती थी। तो क्या वो सशक्त नहीं थी? माँ जानकी, हुँ, माँ जानकी का वो भी तो अपने पति की कमाई, राजा की जो है हम अपनी महिलाओं को जब भी देखते हैं तो क्या कमाई के साथ सशक्तिकरण होता है? हुँ, हमको वेस्ट वर्ल्ड ने, हमको अंग्रेज़ों ने सिखा दिया कि एक महिला जो पैंट कमीज़ पहनती है, एक महिला जो अंग्रेज़ी बोलती है, एक महिला जो गाड़ी चलाती है, एक महिला जो तनख्वाह अच्छी लेकर के आती है, एक महिला जो क्लबिंग जानती है, एक महिला जो दारू पार्टीज़ में जा रही है, एक महिला जो रातों को खड़ी होकर के कहीं भी कुछ भी बोल सकती है, वही सशक्त है। हुँ, क्यों भई? सशक्त महिला वो फेमिनिज़्म है। व्हेन यू आर हाँ, टॉकिंग अबाउट अ फीमेल एज़ अ कमोडिटी कि भई ये तो महीने के ये 4 पैसे कमा रही है, ये तो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीमेल, नहीं। और मैं अगर मेल्स के एंटी बोल रही हूँ कि भई महिला होने का मुझे चाहिए, आदमियों को तो मैं देख लूँगी। ये क्या बात हुई? नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा बिल्कुल अलग है। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि समाज के 2 पहिए हैं, एक पुरुष और एक महिला। हुँ, हमने आगे नहीं निकलना पुरुषों से, हमारी कोई होड़ नहीं है कि हमने उनको पीछे छोड़ना है। नहीं, हमने साथ चलना है। हुँ, आप अपने देश का इतिहास देखो, बेटी पैदा होती थी तो उसको वेद पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाए जाते थे, अस्त्र-शस्त्र चलाने सिखाए जाते थे, घुड़सवारी सिखाई जाती थी, उसको पर्दे में भी रहना सिखाया जाता था, हुँ, उसको भोजन पकाना भी सिखाया जाता था, उसको अपने एक नारीत्व की कैसे जो है उसकी खूबी को बना के रखना, उसको वो भी सिखाया जाता था। उसको घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी, उसको इतनी हिम्मत भी दी जाती थी कि जब कैकेयी की तरह जब दशरथ ने युद्ध क्षेत्र में जाना होता था तो सारथी बन के भी वो जा सकती थी। और जब उसकी शादी की बारी आती थी तो लाइन लगा देते थे राजकुमारों की, ले बेटी पसंद कर ले। हुँ, तो ये है सशक्तिकरण। जब एक महिला को आदर्श महिला के रूप में आप तैयार करेंगे, वो है सशक्तिकरण। लेकिन आप जब एक महिला को कमोडिटी बना करके पुरुषों के साथ एक युद्ध बनने में छोड़ देंगे कि भई इसको पीछे छोड़, वो है फेमिनिज़्म। और हमारे देश में सशक्तिकरण की ज़्यादा बात होती है। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पहले हम देखते थे कि डाउरी का केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब हम देखते हैं कि डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पे एलिमनी इज़ अ वेरी बिग इशू। लड़के डरने लग गए हैं शादी करने से। व्हाट डू यू थिंक, हमारे कल्चर में इसका कोई स्टैंड है? हर चीज़ की ना मुझे लगता है हर समस्या का जवाब एक ही है कि जड़ों जड़ों से से जुड़ो। जुड़ो। ये हम जब डाउरी की आपने जो बात करी, डाउरी तो ये ज़्यादा हमारे समस्या, ये पर्दा प्रथा, ये दहेज प्रथा, ये जब हम पे जो है शासन हुए मुगलों के, अंग्रेज़ों के, उसके बाद की कहानियाँ। ये इतिहास के पन्नों में जब हम जाते हैं तो हमें इसका पता चलता है। और ये जो एलुमनी और ये जो आप बात कर रहे हैं कि लड़के डरने लग गए हैं, और ये बिल्कुल सच्चाई है। हुँ, और ये जो लड़कियों में जो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज में फेमिनिज्म पे ज़्यादा फोकस हो रहा है एंड एम्पावरमेंट पे कम हो रहा है। राइट। वी नीड टू एम्पावर अ गर्ल, वी डोंट नीड टू प्रमोट फेमिनिज्म इन दी सोसाइटी। तो यहीं पे हम मार खा रहे हैं। हम अपने जो हमारे देश की संस्कृति है, आप बताओ कहाँ हमारे हम मतलब मुझे तो लगता है डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है, तलाक उर्दू का शब्द है। इसका हिंदी में क्या शब्द है? हमारे तो सबसे बड़ा शब्दकोश अगर कोई सृष्टि में है तो वो संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा है। जी हुँ, सबसे ज़्यादा वर्ड्स अगर कहीं हैं, तो इसमें तो इस डाइवोर्स और तलाक का कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है ये। ये तो बाहर से आया है हमारे पास। और बेटियाँ जो हैं, वो एक होड़ में लग गई हैं। हो क्या गया ये, इट इज़ ऑल वेस्ट वर्ल्ड व्हिच इज़ अफेक्टिंग अस।
तो जब हम ये बात करते हैं कि हमारी रिलीजन में, हमारे कल्चर में ये सब नहीं है, तो कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि श्री राम ने सेपरेट हुए थे माता सीता से, सो वो तो त्रेता युग की बात थी। सो वाज दैट लाइक अ डाइवोर्स ओनली, कि हमारे यहाँ एक वर्ड नहीं है डाइवोर्स का, बट थिंग्स हैपन। देखिए, हम इतने तुच्छ विषय के साथ अगर हम राम जी को जोड़ेंगे तो ये हमारा स्पष्ट हमारे को ये बता रहा है कि हम वाकई जड़ों से बिल्कुल टूटे हुए हैं। हम सोचते ही नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में। और ये बात वही आ जाती है कि मुगल और अंग्रेज जब से आए, हमारे सबसे बड़ा हमला उन्होंने हमारी संस्कृति पर किया। क्योंकि किसी भी देश को अगर आपको ख़त्म करना है तो वहाँ की संस्कृति पे सबसे पहले हमला हो। हमारी संस्कृति आपने देखी, हमारे मंदिरों पे, हमारे विचारों पे उन्होंने हमला किया। एनीवेज, जब आपने राम जी की बात करी, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी की बात को समझ पाने के लिए भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमको जजमेंटल होकर के हम राम जी को नहीं समझ सकते। कि हम अगर ये लेकर के चलेंगे, फेमिनिज्म अगर दिमाग में लेंगे ना, तो हम राम जी को समझ ही नहीं पाएंगे। हम अगर महिला सशक्तिकरण और पुरुष के प्रति भी प्रेम का भाव रख करके अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। क्या हुआ था? भगवान राम को जब वो वापसी आए तो समाज में बात उठी कि माँ जानकी तो वहाँ इतना समय रह के आई हैं, और जब धोबी की पत्नी बाहर रह करके आई तो उन्होंने कहा कि मैं राम थोड़ी हूँ कि मेरी पत्नी कहीं बाहर रह करके आई और मैं हम्म। उसको स्वीकार कर लूंगा। उनकी सोच जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल की थी राम जी की। उन्होंने जब, आप ये बताओ कि जब माँ जानकी को रावण ने हरण किया, तो इतने शक्तिशाली रावण का भी उन्होंने नाश कर दिया। तो क्या एक धोबी का नाश करना राम जी के लिए मुश्किल था? वॉज इट टफ? हम्म। या जो भी उनके सामने इस विषय पे बात करता, क्या उसको खत्म करना राम जी के लिए मुश्किल था? या बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? उन्होंने, क्योंकि वो समझ गए थे, वो जानते थे कि एक ये विषय आया है समाज में। हम्म। ये हो सकता है कि राजा के सामने मेरे प्रभाव से अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कोई ना बोले, लेकिन समाज की प्रवृत्ति होती है कि जब एक विषय समाज में आता है तो वो लोगों के ज़रिए वो ट्रैवल करता है। हम्म। और उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने माँ जानकी को कहाँ भेजा? उन्होंने भेजा बेस्ट ऑफ द गुरुकुल्स ऑफ द एजेस, हम्म। वाल्मीकि के पास भेजा उन्होंने। उसके आश्रम के पास, वाल्मीकि जी के, कि उन्हें मालूम था कि उससे उत्तम स्थान ही नहीं हो सकता मेरी जो है धर्मपत्नी के लिए, हम्म। मेरे होने वाले बच्चों के लिए। और उससे पहले उन्होंने ये सोचा कि आप मतलब एक पति और पत्नी की जो प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि एक पति अपनी पत्नी को किस हद तक प्रेम कर सकता है। उन्होंने एक जो है निर्णय लिया कि अम, एक ऑप्शन तो है कि मैं इन लोगों के मुंह बंद कर दूं, कि मैं सर कर दूं, काट देना सर, क्या मुश्किल था। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने माँ जानकी को उस पूरे परिप्रेक्ष्य से ही निकाल दिया, उस हम्म। स्टोरी से ही आउट कर दिया। आज या भी 2025 में अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, माँ जानकी की बात नहीं कर रहे। करेक्ट। उन्होंने सारे क्वेश्चंस अपने ऊपर डाल दिए और अपनी धर्मपत्नी को उससे आउट कर दिया। उनके बच्चे होने वाले थे, कि अगर ऐसे माहौल में बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो उनके अपब्रिंगिंग पे कितना इफेक्ट होगा, उनकी सोच पे कितना प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने उस स्टोरी से ही उनको आउट कर दिया। But this has not related anything to do with कि सीता डाइवोर्स तो माता उन was not नो नो strong नो enough. नो, शी वॉज स्ट्रांग इनफ। और उन्होंने वहाँ रह करके अपने बच्चों के जो अपब्रिंगिंग करी है, आज के डेट में हम जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, आज हम जो वाटर रिजर्वेशंस की बात करते हैं, हम जो सेव ट्रीज की बात करते हैं, हम जो ये ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हम जो ये जो पेट्स लव की बात करते हैं, हम जो ओजोन लेयर की बात करते हैं, हम जो पॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सारी बातें तो माँ जानकी ने लव कुश को वहाँ आश्रम में रह के सिखाई हैं। Hmm. और कहीं भी आप जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ें, आप तुलसीदास जी की रामायण पढ़ें, कहीं भी एक भी क्षण आपको कहीं ये नहीं दिखता कि वो जो है अपने पति के खिलाफ उन्होंने बच्चों को कहीं कुछ सिखाया हो कि तुम्हारे पिता ऐसे नहीं है। Hmm. बिकॉज वो जानती थी। आप देखिए, होता क्या है, एक रिश्ता तभी तक बहुत खूबसूरत रहता है जब आप एक दूसरे को समझ पाए। नर और मतलब नारायण और लक्ष्मी जी का अवतार थे वो। Hmm. उनको वो सृष्टि का उद्धार करने के लिए आए थे। मुझे तो ये लगता है कि नारी के नारित्व की जंग लड़ने की बात सबसे ज़्यादा अगर किसी ने करी है तो वो माँ जानकी ने करी है।
हम कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे। लेकिन आजकल का ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो वेस्टर्न इफ़ेक्ट हम पे ज़्यादा है, हम बात वहीं आ जाती है कि हम फेमिनिज़्म की बात ज़्यादा करते हैं और एम्पावरमेंट की बात कम करते हैं। उसी बात पे एक और बात है कि जब हम, क्योंकि वेस्टर्नाइज्ड हो गया है सब कुछ और लोगों का माइंडसेट भी वैसा ही है अगेन, तो हम इतने बड़े विलन, जो हम रावण की जब बात करते हैं, बचपन में हम सुनते थे कि बहुत बुरा था, चाहे बहुत विद्वान था, बट गलत किया था। लेकिन अब जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो वो कैसे उसको लोग पॉजिटिव बना रहे हैं कि वो इतना नहीं बुरा था, यू नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज चाहे वो रावण हो रामायण में, या फिर महाभारत में दुर्योधन या कर्ण की बात हो, लोग बिल्कुल उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। एंड क्योंकि सोशल मीडिया पे है एंड पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। आप ये देखिए कि रावण जो है, वो सब लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो देखो, वो जो भी था, उन्होंने माँ जानकी को हाथ नहीं लगाया उनके। करेक्ट। अरे वो लगा ही नहीं सकता था, हाथ लगाता तो उसके सिर के टुकड़े हो जाते। वो माँ हम्म। जानकी थी। हम्म। वो उनको, और साथ में रावण को श्राप था कि वो अगर जो है किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो छुएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वो इसीलिए ये नहीं करते थे। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आइडियल था या वो बहुत मतलब एथिक्स थे या नहीं। हम्म। वो, उसको पता था मैं इधर से ये हाथ लगाऊंगा और इधर मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भगवान को अगर एक ह्यूमन फॉर्म में आना है, तो वो एक नॉर्मल रीजन के लिए तो नहीं आएंगे। और ये कहा भी जाता है कि क्योंकि रावण को मारना था, तो अगर रावण को मारना था तो रावण ने ज़रूर बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैलाया होगा उस समय पे। तो फिर हम वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल। वैसे तो जो रावण है, ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा देव के पड़पोते हैं। हुँ। ब्रह्मा जी के बेटे के बेटे के बेटे हैं। हुँ। ब्रह्मा, राक्षसी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? वो तो भगवान है। हुँ। और लेकिन इनकी माँ जो है वो राक्षसी परिवार से थी। हुँ। तो ये कहते हैं कि राक्षस का रा और भगवन का वन मिलके रावण बने हैं। हुँ। ये जो नाम है, ये रा राक्षस से और जो वन जो है भगवन, इसका कॉम्बिनेशन, बिकॉज़ ही वाज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान के दिमाग में 2 तरह के जो हैं घोड़े होते हैं। एक होता है पॉज़िटिव, एक होता है नेगेटिव। 2 तरह के विचार हैं। तो ठीक है, जिसको ज़्यादा भोजन मिलेगा, अगर आप नेगेटिविटी वाले को ज़्यादा भोजन दोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप पॉज़िटिविटी वाले को दोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उन्होंने अपने नेगेटिव प्रवृत्तियों पे ज़्यादा जो है उन्होंने काम किया। और अ, इतना जो है उनका कुप्रभाव था समाज पर कि भगवान को खुद अवतार लेकर के आना पड़ा और उनका जो है उन्होंने नाश किया। लेकिन इसको एक अच्छे के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। हुँ। या दैट्स व्हाट आई मीन। अच्छाई के रूप में कि रावण से। लेकिन हमारे यही सनातन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ कुछ बहुत रिजिडिटी नहीं है। रावण में से भी बहुत कुछ सीखने की बात होती है हुँ। कि हम सीख सकते हैं उससे भी बहुत कुछ। कि वो ज्ञानी था, वो विज्ञानी था, वो ही वाज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर। हम ठीक है, एक एक नेगेटिव पर्सनैलिटी था। हम उसमें से कुछ अच्छा ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा जो सीख सकते हैं। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि रावण का किरदार अच्छा था। दैट्स व्हाट आई हुँ। मीन। या सो वही है। और जब हम बात करते हैं रामायण की, और आप इतना रामायण से जुड़ी हैं, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो जिससे आप रिलेट कर पाएँ, या जो जो आपको इंस्पायर करता हो इन टोटल रामायण, द फुल रामायण? मुझे जो मतलब इसमें रामायण का असल में हर किरदार ऐसा है जो आपको कहीं न कहीं आप उससे जुड़ पाते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में समाज बहुत नेगेटिव बात करता है, लेकिन वास्तव में वो बहुत प्यारा किरदार था। केकई का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है कि केकई, आप ये देखिए, एक ऐसी माँ जिसको हम एक विलेन के रूप में आज की डेट में जानते हैं, लेकिन माँ और बेटे के प्रेम की इंतहा अगर कहीं मिलती है तो वो केकई और राम के किरदार में मिलती है। जब राम जी को पता चला कि कल सुबह तो मेरा अभिषेक हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा, तो फिर वो माँ केकई के पास गए। हुँ। वहाँ जाके उन्होंने माँ केकई से कहा, केकई वाज़ वेरी लर्नेड, शी वाज़ अ स्कॉलर।
उन 3 रानियों में से वही एक ऐसी रानी थी जिनका अपना एक ग्रंथालय था, एक लाइब्रेरी थी उनके कक्ष में। सारे उत्तम ग्रंथ और पुस्तकें उनके पास थी, वो पढ़ती थीं बहुत। बहुत अच्छी घुड़सवार थीं, बहुत अच्छी तलवारबाज़ी जानती थीं वो। और इन चारों भाइयों को युद्ध लड़ने के जो है तौर-तरीके माँ केकई सिखाती थी। हुँ। शी वाज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रानीज़ इन ऑल 3। तो वो केकई के पास गए और उन्होंने कहा कि माँ, मेरा एक काम करना कि मुझे जो है अम, राजा नहीं बनना है, मुझे वन में जाना है। मेरे को काम करने के लिए मैं आया हूँ और अगर मैं राजा बन गया तो मेरे वो काम रुक जाएँगे। तो लेकिन वो कहती कि मैं इसमें तेरी क्या मदद करूँ बेटा? और तू मेरे पास ही सिर्फ़ क्यों आया है? तो उसने राम जी ने भी यही कहा कि वो कहती कि कौशल्या के पास क्यों नहीं जाते? कहते उनका माँ का हृदय है। वो एक अलग नोट में मेरे बारे में सोचती हैं, लेकिन तुम एक मातृत्व की मलिका हो। तुम्हारी जो है पर्सनैलिटी एक जिसको हम कहें कि एक सशक्त महिला की है। मैं इसीलिए जो है माँ तुमसे ये बात कर रहा हूँ। और वो कहती कि बोल बेटा क्या करूँ? तो वो कहते हैं जो मैं कहना हूँ कहूँगा करने को, अगर माँ तुम वो करोगी ना तो आने वाले युगों में तुम्हारे को कोई प्रेम से नहीं देखेगा। कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, कोई तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। तो केकई बोली कि बेटा मुझे कोई प्रेम नहीं करेगा लेकिन तू तो प्रेम करेगा। हुँ। तू तो मुझे बुरा नहीं कहेगा। या। तेरा उसमें भला होगा। वो कहता माँ मैं तेरे को सदा प्रेम करूँ। हुँ। और फिर राम ने केकई से कहा कि माँ मेरे लिए बनवास माँग। और केकई ने अपने पुत्र के लिए बनवास माँगा, ये जानते हुए कि युगों-युगों तक उसके नाम पे कालिक पोती जाएगी। प्रेम करो तो ऐसा करो जिसमें अपना सर्वस्व त्याग कर सको। और सर्वस्व त्यागने की बात अगर हमारे संस्कारों में किसी ने करी है, तो वो माँ केकई ने करी है। उसको सबने अरे उसको उसके अपने पति दशरथ ने कितना बुरा-भला कहा, उसके करेक्ट। अपने बेटे ने उसको कितना कुछ कहा। हुँ। लेकिन वो अपने राम के प्रेम में इतनी लगन थी कि उसने अपना वो जीवन तो उसने तकलीफ में जिया ही जिया। मरने के बाद आज इस क्षण तक मुझे नहीं याद कि किसी माँ ने अपनी बेटी का नाम केकई रखा। ट्रू एंड अगेन सेम थिंग। तो दिस इज़ व्हाट लव इज़। हमारे ग्रंथ हमें ये लेवल ऑफ प्रेम सिखाते हैं, लेकिन हम अपने ग्रंथ ही नहीं पढ़ते। हुँ। हमें जो किसी एक ने बोल दिया हम उसको समझने उस वही मानने लगते हैं। अरे अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, आप ओरिजिनैलिटी के साथ जुड़ो। बात वही है कि जड़ों के साथ जुड़ो, आपको मालूम चलेगा केकई, अरे उससे उत्तम तो माँ ने जन्म नहीं लिया आज तक। तो मुझे ये लगता है कि मैं अगर कभी अपने पुत्र के लिए अगर कभी मुझे कुछ करना पड़े, तो मैं केकई की भी हद पार कर सकूँ, इतनी क्षमता मुझे प्रभु देना। हुँ। सो दिस इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स मी। और हनुमान जी का किरदार मुझे मतलब मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली किरदार हुँ। शायद और कोई भी नहीं है। करेक्ट। हनुमान जी का किरदार सर्वशक्तिमान। आज की डेट में भी अगर आप उनको मानते हैं, अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं, मतलब कितने लर्नेड आप देखो ना, अब कितने अंजनी के पुत्र, पवन के पुत्र हैं, शिव जी के वो जो अवतार, हुँ। लेकिन कहीं अपने बारे में बोलते ही नहीं। आप अगर उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? माँ जानकी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है पवन पुत्र हूँ, मैं माँ अंजनी का लाल हूँ या हुँ। मैं शिव जी का अंश हूँ। माँ मैं तो राम का दूत हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। भक्ति मतलब झुकना, ईगो को खत्म करके अगर आप अपना जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है हनुमान जी के किरदार से सीखने को मिलता है। हमने सुना है कि रावण को मारना हनुमान जी के बस की बात थी, हाँ। बट ही डिडन्ट डू दैट। वो चाहते तो जब अशोक वाटिका में पहली बार गए तभी माँ जानकी को ले आते। माँ जानकी को ले आते और क्या माँ जानकी के लिए रावण को खत्म करना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। माँ जानकी भी रावण को खत्म कर सकती थी। लेकिन बात यही है कि हमारे जो सनातन में पति और पत्नी के प्रेम की बात, आप ये देखिए कि वो कष्ट झेल रही है सिर्फ़ इसलिए कि वो उसका कोई इतिहास, उनमें सेंस ऑफ हिस्ट्री थी। हुँ। मैं चूँकि खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि सेंस ऑफ हिस्ट्री का होना बहुत लाज़मी है। माँ जानकी में कितनी सेंस ऑफ हिस्ट्री थी। उसे ये मालूम था कि आने वाले युगों में कोई ये ना कहे कि राम तो वहाँ पहुँच नहीं सका, उसकी बीवी खुद ही लड़ कर के वहाँ से आ गई। हुँ। कि आने वाले युग ये याद करें कि एक ऐसा पति हुआ था, जिसने अपनी पत्नी के प्रेम में इतने महान योद्धा का नाश किया। हुँ। और वही हनुमान जी ने भी कि मैं जिसका भक्त हूँ,
मतलब मैं अपने इष्ट का नाम खराब नहीं कर सकता अपने अपना बल दिखाने के लिए। हम्म। मेरे इष्ट मेरे राम हैं। हनुमान जी तो 1 मिनट लगाते खत्म करते, उन्होंने तो क्षण मात्र में तो लंका को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, क्यों? क्योंकि भक्ति क्या है ये सिखाया उन्होंने, हम्म। कि मैं भक्ति करता हूँ प्रभु श्री राम की। और सेंस ऑफ हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। हमने वो छोड़ दिया, इसीलिए आज हम दिक्कत में आ रहे हैं। अपने इतिहास से, इतिहास क्या है? आपकी जड़ें, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, बहुत लाज़मी है। और हमारे रामायण का हर किरदार हमें ये सिखाता है। जब हम राम पक्ष में हम केकई की बात करते हैं, रावण पक्ष में हम स्वरूप नखा की बात करते हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं दैट शी वाज नॉट द एक्चुअल विलन। यस, जैसे मैंने बात करी कि राम और सीता माता का जो किरदार था वो पति और पत्नी के प्रेम का एक अलग लेवल था। हम्म। वैसे ही एक पति और पत्नी के प्रेम का अलग लेवल शूर्पणखा का किरदार है। शूर्पणखा के पति को रावण ने खत्म कर दिया था, तो रावण ने मारा था अपने जीजा को। तो ये टीस उसके मन में थी कहीं न कहीं। और शूर्पणखा भी, उसका शूर्पणखा का ओरिजिनल नाम नहीं था, ये एक्चुअली एक अलग स्टोरी है। शूर्पणखा जो है उसको एक दंडक वन, उसको एक वहाँ का राज्य दे दिया गया था कि तू यहाँ राज कर। उसके पति को तो मार दिया था रावण ने, उसके भाई ने। तो कहीं न कहीं जब उसे मालूम पड़ा कि जब ये जो 2 भाई आए हैं यहाँ पर, राम और लक्ष्मण और साथ में माँ जानकी, तो उसने बहुत दिन तक रेकी करी उनकी। वो वन में जा कर के देखती थी उसको। वो राम जी को फ़ॉलो करती थी, वो लक्ष्मण को फ़ॉलो करती थी। हम्म। उन्होंने राम को एक योद्धा के रूप में परखा भी है। एक कथा आती है कि जिसमें जब वो नदी से निकल के जा रहे होते हैं प्रभु श्री राम, तो जो शूर्पणखा उसको फ़ॉलो कर रही होती हैं, तो राम जी को पता चल जाता है कि ये जो एक महिला खड़ी है, इसके पीछे एक शेर है, लेकिन इस लेडी को पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने दूर से बाण मारा और वो शेर वहीं गिर गया। हम्म। और वो राम आगे अपना चले गए पंचवटी में, अपना जो है अपना कुटिया में, जानकी के पास, जहाँ लक्ष्मण जी भी थे। तो जब शूर्पणखा ने देखा कि ये तो इन्होंने शेर को जो है गिरा दिया, मार दिया, कितना बहादुर योद्धा है। और थोड़ी देर में जब उसने वो तीर निकाला तो उसने देखा कि जब वो गई शेर के पास, एक कतरा भी जो है खून का नहीं गिरा हुआ था। हम्म। आप ये देखिए, अभी हम जो जानवरों से प्रेम की बात कर रहे थे, प्रकृति से प्रेम की बात कर रहे थे, छोटी-छोटी चीज़ों में लेसन्स मिलते हैं। वो शेर के मुख से जहाँ उसको तीर लगा था, एक भी कतरा खून का नहीं गिरा था। हम्म। और थोड़ी देर में वो शेर वापस होश में आ गया। उसको सिर्फ़ बेहोश कर दिया राम जी ने कि इतनी देर में ये महिला यहाँ से निकल जाएगी, ये सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसकी जान की भी हानि नहीं होनी चाहिए। हम्म। करेक्ट। और उसके बाद फिर जो है ये शूर्पणखा ने ये प्लान किया था। शूर्पणखा एक्चुअल में उसका इनर एक था जो आकर के प्रतीकात्मक बहुत सी चीज़ें हमारे जो है ग्रंथों में है। तो फिर उसने राम और लक्ष्मण को चुना कि मैं इनके ज़रिए रावण का अंत करूँगी और अपने पति की मौत का बदला लूँगी। तो वो भी एक पति-पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब हम रामायण की बात करते हैं और आप बहुत यू नो द इनर साइड्स ऑफ इट, नॉट द ऑल ऑफ इट, बट हाँ। समवेयर यू नो, मैं एक बड़ा एक साइको शायर करके हैं, उनकी भी एक कविता, उसमें से कुछ एक चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप राम को मानती हैं कि आप राम की भी मानती हैं? जब तक आप राम की नहीं मानेंगे, तो आपका राम को मानने का कोई मायने ही नहीं रहेगा। राम का चित्त, चरित्र और चिंतन तीनों का अगर आप समावेश अपने अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर राम के आगे दिया जलाने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप दिन में 10 बारी घंटियाँ बजा लो मंदिर की, क्या उससे आपको फल मिल जाएगा? आप जब तक अंदर धारण नहीं करेंगे उनको, सो आपको कोई फ़ायदा नहीं। यू ऑलरेडी हैड अ प्लान कि मेरे को कैसे कैसे रामलीला करनी है एट्सेट्रा। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेथ? डेथ इज़ द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके। अंत जो है एक नई शुरुआत का सूचक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं सुना था, फॉर एग्जाम्पल आप रामलीला कर रही हैं एंड इट्स ऑन स्टेज राइट नाउ, एंड आपको श्री राम आकर कहें कि चल बैकुंठ, व्हाट विल यू डू? इससे उत्तम क्षण क्या होगा? अगर राम स्वयं मुझे कह रहे हैं वैकुंठ चल,
तो मुझे नहीं लगता कि एक क्षण भी लगना चाहिए साथ चलने में। क्षण से पहले भी उसके साथ जाने को मैं तैयार हूँ। अगर राम साक्षात आ रहे हैं ले जाने के लिए, अरे लोग तो तपस्या करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगर कहीं ऐसा हो जाए तो ये इस बात का सूचक होगा कि पिछले जन्मों में पता नहीं कितने पुण्य किए तो ये हुआ। कुछ तो ऐसा एज़ अ फीमेल ऐसा नहीं होगा कि नहीं बच्चों को देख लूँ, बच्चों की शादी कर लूँ या स्टेज पे रामलीला चल रही है, मुझे कुछ नहीं लगता कि एक क्षण को भी ऐसा होगा। हुँ, एक क्ष जब राम मुझे लेने को आ रहे हैं, तो मेरे जो पीछे हैं, उनके बारे में क्या राम नहीं सोचेंगे? एब्सोल्यूट उनके बारे में उसने पहले प्लान बना रखा होगा। तो हुँ। ये राम हैं, अगर वो मुझे लेने आएँगे तो मैं क्षण भी नहीं लगाऊँगी साथ जाने को। So after all this NGO and everything, you are in politics right now as well. What if do you want to make a career in politics? मैंने आपसे क्या कहा कि हम बहुत प्लानिंग वाला काम ही नहीं करते हैं। Okay. वी एक्सेप्ट ईच डे एज़ इट कम्स। There's KK story is still just rolling in my head. इट शुड। Hmm. But again, फिर वही बात आ जाती है कि we're not washing the character of KK. It's a true story. It might be, right? माइट नहीं है, इट इज़। Okay. इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। Hmm. माँ केकई जो है आप सोच भी सकते हो कि वो जो है एक ऐसी माँ जिसने उस बच्चे को सब कुछ सिखाया और जो मतलब राम की बात नहीं मानेंगी, वो भरत के लिए राज मांगेंगे। Hmm. मतलब Correct. ही नहीं, Hmm. हो ही नहीं सकता। Yeah. लेकिन हाँ, प्रेम कितना उत्तम हो सकता है ये वो जाते जाते सिखा गई सबको। माँ Yeah. और बेटे का हम ऐसे नहीं कहते कि माँ और पुत्र का जो है स्नेह, Hmm. उसके पीछे ऐसे बहुत से बलिदान हैं, इसीलिए ये रिश्ता इतना मजबूत हुआ। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जैसे हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुंह में रखा था ये आज भी कुछ लोग साइंटिफिकली अपोज करते हैं इट्स नॉट तो देखो ऐसा है कि हम जिस जो है देश के वासी हैं, हम जिस संस्कृति के वाहक हैं, उसमें इतना कुछ है कि जैसे हमारा जड़ों से जुड़ों की भी टैगलाइन क्या है? हम ये कहते हैं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुँचा है जहाँ तक हमारे वेदांत युगों पहले पहुँच गए थे। हम्म आज जो इन्वेंशन्स हो रही हैं वो री-इन्वेंशन्स हैं एक्चुअल में। आज जो डिस्कवरीज़ हैं वो री-डिस्कवरीज़ हैं। हम हम्म तो वो बहुत साल पहले कर चुके हैं। नहीं मानते थे लोग, ये राम सेतु कोई नहीं मानते थे। अब जब नासा ने बोल दिया, प्रूफ दे दिया तो अब दुनिया मानने लग गई। हम्म तो यू विल हैव टू वेट फॉर सम मेबी मोर साइंटिफिक प्रूफ्स टू कम बिकॉज़ रीइन्वेंट ही चीज़ें होनी हैं। ये हम्म सब हुआ है हमारे ग्रंथ। आप ये देखो कि हमारे तो चाँद तारों की धरती की दूरियाँ ही हमने कब बता दी थी। हमने कब बता दिया था ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बारे में, हमने कब बात कर दी थी ग्रहों के बारे में, हमने कब बात कर दी थी सप्तऋषियों के बारे में, हमने कब बात कर दी थी सर्जरी की, हमने कब बात कर दी थी प्लास्टिक सर्जरी की, हमने कब बात कर दी थी योगा की, हमने हमने क्या नहीं किया, हमने क्या नहीं बताया। हम्म दुनिया का सब कुछ बताने वाला, दुनिया को सब कुछ देने वाला अगर कोई राष्ट्र है, कोई देश है, तो वो हमारी भारत है, हम्म हमारी भूमि है। तो अभी जो है मेबी कुछ और समय शायद लोग माँग रहे हैं कि उनको नासा या ऐसे कोई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स आकर के प्रूफ दें, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया है, आप आज एंटी रेडिएशन पैक बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो देसी गाय के गोबर की पुताई हमारे ऋषि-मुनि भी करके बैठते थे। हम्म वो जितनी एडवांस, जितनी लॉजिकल, जितनी साइंटिफिक, जितनी इंटेलिजेंट हमारी जो है हिस्ट्री है, उतनी तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सनातन क्या है? सनातन धर्म थोड़ी है। हम्म सनातन जो है रिलिजन नहीं है, धर्म नहीं है। ये तो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली जीने की एक बात है, जीने का विचार है। ओके ये पूरी ब्रह्मांड में जब सनातन की हम जब बात करते हैं तो ये इंग्लैंड अमेरिका वाली बातें थोड़ी ना थी। एक मानव जाति थी। मानव जाति जो है जिस भी रूप में, जिस भी कोने में सृष्टि के मानव थे, उन सब मानवों के लिए एक सर्वोत्तम जीवन शैली का विचार था ये। हम्म जैसे वी टॉक अबाउट सब इंडियन कॉन्टिनेंट लेकिन उससे भी पहले वो सम टेक्टोनिक प्लेट्स थिंग्स हैपेंड लेकिन इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ यूरोप दैट टाइम आई गेस अम, सो डू यू थिंक कि हमारा कल्चर वहाँ पे भी हो सकता है
हमारा कल्चर वहाँ पे भी हो सकता है, नहीं हमारी जो जड़ें हैं वो तो सब तरफ ही हैं। हम्म। आप ये देखिए पाताल लोक की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आप जहाँ पे हम युद्ध की रामायण के युद्ध की बात करते हैं, पाताल की बात करते हैं, उसके नीचे जो है अफ्रीकन कुछ कॉन्टिनेंट्स आते हैं, वो पाताल की स्थिति में आते हैं। तो वहाँ पे अब इतने घने जंगल हैं, कुछ नई रिसर्चेस नहीं हो रही है, लेकिन ये तो लिखा गया है, ये हमारे पास इसके कुछ तथ्य भी मिलते हैं कि वहाँ पे उस समय के काल के जो है कुछ अवशेष हैं। ओके। और भारत खंडे, भारत और भरत में यही तो, भारतवर्ष और भारत खंड और भरत में यही फ़र्क है। वो एक भूखंड का नाम था भारत, और भारतवर्ष एक, जिसको हम कहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे लिखा गया है, भारत जो है दैट इज़ इंडिया। हम्म। तो लेकिन जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष इज़ अ बिगर पीस ऑफ ए लैंड, जो हम्म। एक सब कॉन्टिनेंट हम जिसको बोलते हैं। बहुत विशाल जो है राष्ट्र ये था। और आज के डेट में भारत और भारत में अगर हम बात करें कि फ़र्क क्या है, तो भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड व्हिच इज़ इंडिया, और भारत जो है वो बहुत बड़ा भूखंड था। भारत खंडे भारतवर्ष। हाँ जी, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं अपना एक पर्सनल मेरा एक क्वेश्चन है। आई रिसेंटली विजिटेड टू बद्रीनाथ टेम्पल हुँ, एंड उत्तराखंड में वो सरकार है जो हिंदू की बात करती है, जो सनातन की बात करती है, और बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारतवर्ष से लोग जाते हैं। तो 6 महीने वो बंद रहते हैं, और अब वहाँ पे एक कहावत है कि वहाँ पे एक कुंड है गर्म पानी का, जहाँ पे आप स्नान करके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बट व्हेन आई एंटर दैट टेम्पल, इट स्मेल लाइक गटर। इट एंड वहाँ पे जब मैं लोगों से बात कर रही थी जो 4 धाम घूम के आ रहे थे, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या केदारनाथ हो, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपको सब कुछ सबसे साफ कुंड मिला है। सो इफ दैट द वाटर वाज ब्लैक, इट वाज ब्लैक, इट वाज स्मेली, एंड इतने बड़े तीर्थ पे हमारे हमारे 4 धामों में से जो मेन 4 धाम है उसमें से एक बद्रीनाथ है, और जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से उन्होंने मुझे बोला ये सबसे साफ है, तो बाकी जगह तो इतना बुरा हाल होगा। व्हाट डू यू थिंक कि what is the government doing in this, because all these temples are under government? होता क्या है कि हम सारी चीज़ ही सरकार पे डाल देते हैं। Hmm. हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे कचरा फैलाने का काम तो हम लोग ही कर रहे हैं। Hmm. सनातन ना असल में बहुत रिजिड नहीं है। इसमें रिजिडिटी एंड कुछ ऐसे नॉर्म्स फिक्स नहीं है। इट इज़ वेरी ओपन। तो इसको हमने बहुत लाइटली लिया, नेगेटिवली लिया, और इसमें मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने तीर्थ स्थान पे जा रही हूँ और मैं वहाँ पे कचरा फैला, मैंने, मेरे बेटे ने चिप्स खाए और वहीं पे फेंक दिया। हमने पानी पिया और हमने बोतल वहीं पे फेंक दी। तो तादाद हमारी बहुत ज़्यादा है। हम जो है बहुत संख्या में हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना। महात्मा गांधी से एक बार पूछा था किसी ने कि वो स्वच्छता के पुजारी पुजारी थे। तो महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, गांधी जी आप एक बात बताओ, आप ये स्वच्छ की बात, रहने की बात करते हो, इतना बड़ा देश है, ये स्वच्छ कैसे होगा, साफ कैसे होगा? तो जो महात्मा गांधी जी ने तब जवाब दिया था वो आज के युग में भी सार्थक है। उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स अपने घर और अपने पड़ोस की जिम्मेदारी ले ले सफाई की, Hmm. ऐसे करेंगे तो वो गली साफ हो जाएगी, ऐसे वो मोहल्ला साफ हो जाएगा, ऐसे वो शहर साफ हो जाएगा, ऐसे वो प्रांत साफ हो जाएगा, और अल्टीमेटली मेरा देश भी साफ रहेगा। तो बात वही है कि मैं अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी तो लूँ। Hmm. मैं क्यों वहाँ पे जाके पानी की बोतल फेंक रही हूँ? मैं क्यों वहाँ पे जाने के बाद खाना जिसमें खाया वो फ़ॉइल मैं वहीं फेंक रही हूँ? मेरा कचरा वहाँ पर क्यों है? हम बट अपने, वो और जो कहीं न कहीं ये जो है मैं स्पेसिफ़िकली हिंदुओं को टारगेट करके इसमें कहूँगी कि हमारी जो है सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग एंड सेंस ऑफ ओनरशिप इन रिलिजन हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम Hmm. आपस में इतने बड़े, तू वैश्य, तू ब्राह्मण, तू जो है एससी है, तू पंजाबी है, तू बनिया है, हम इसी में बटे हुए हैं। Hmm. तभी तो आज हिंदू यात्रा चलानी पड़ रही है। आप जाओ किसी गुरुद्वारे में, फर्श पे गिरी चीज़ को आप उठा के खा सकते हो। Hmm. Correct. आपका आपका फ़ोकस जो है आपका होना चाहिए। आप खुद ही बँटे रहोगे तो फिर आप उस विचार को आगे कैसे लेकर के जाओगे? तो इसके लिए सबसे लाज़मी ये है कि हम अपने आपस की जो जो बँटवारे हैं उनको दूर करें।
वो हमें ख़त्म करने पड़ेंगे अगर हम आपस के बँटवारे नहीं ख़त्म करेंगे, अगर हम अपने आप को एक नहीं मानेंगे, अगर हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो रिज़ल्ट्स आना बहुत मुश्किल है। नहीं, क्या आप गुरुद्वारों का बताओ, गुरुद्वारों में क्या सरकारें जाके सफाई करती हैं? बट वो उनकी एक संस्था है। अपना जो है सब सेवादार होते हैं, वहाँ पे आप कहीं भी जाएँ, आप अगर कुछ भी गलत करेंगे, आपको कोई भी वहाँ पे जो भक्त आया टोक देगा हुँ, कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये करेक्ट। ना करें। हुँ, लेकिन हम टोकते ही नहीं एक-दूसरे को। अगर मैं जा रही हूँ और मैंने वहाँ पे पानी की बोतल फेंक दी, तो कोई आके अगर मुझे रोकेगा कि एकता जी आपने क्या किया? तो मैं कहूँगी अच्छा तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूँगी? हुँ। मैं ये लड़ मंदिरों में पड़ूँगी। पॉसिबल है, गुरुद्वारे में नहीं है। तो ये हुँ, आपका जो है तो इसका मतलब कमी किसमें? हम में है ना। हुँ, तो हमें करेक्ट। अपनी गलती पे, अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। आप हर चीज़ सरकार पे नहीं डाल सकते। हमने बहुत देखा है, मैं खुद हम गुरुद्वारे में जाके बहुत सेवा करते हैं, हाँ। चाहे वो बर्तन धोने से लेकर या झाड़ू मारने से लेकर, बट वी डोंट डू इट इन मंदिर बिकॉज़ वी नेवर सी पीपल डूइंग इट। तो यही बात है कि ये जो हमारी जो प्लस थे हमने उसको माइनस कर दिया। सनातन में ओपननेस थी, सनातन में कुछ रिजिडिटी नहीं थी। लेकिन आप उसको तभी कर सकते हो जब आप उसको समझोगे। हर समस्या का हल अगर है तो वो है जड़ों से जुड़ना। हुँ, आप अपने संस्कारों को, अपने ग्रंथों को, अपनी किताबों को, पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप हो क्या? करेक्ट। कि आपको क्या हेरिडिटी क्या मिली है, हमें मालूम ही नहीं है। हम इतने इग्नोरेंट हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारी विरासत कितनी मज़बूत है। हुँ, हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अंग्रेज़ों को देख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, फ्रांस देख रहे हैं, इंग्लैंड देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं। अरे! अपने देश को देखो, अपनी संस्कृति को देखो। हुँ। हम देख ही नहीं रहे। आपको दुनिया में ऐसी कौन-सी समस्या है जिसका जवाब आपको गीता में नहीं मिलेगा? हमारे देश में जो अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि कुत्तों की बात सब कर रहे हैं। गाय की बात करो तो आपको काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। व्हाट डू यू थिंक? मतलब पार्लियामेंट में भी आजकल पेट्स को लेके जाया जा रहा है। तो आई एम श्योर कि अगर किसी के पास गाय हो या घोड़ा हो, घोड़े भी लोग रखते हैं, गायें रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, तो अब कल को वो भी पार्लियामेंट में दिखेंगे। देखो क्या चीज़ है कि पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज़्म एंड योर हेरिडिटी दे आर डिफरेंट थिंग्स। हुँ, राजनीति ने जब समाज को ओवरटेक कर लिया तभी एक गिरावट आई। हुँ, आई ऑलवेज से पावर इज वेरी पावरफुल। जो पावर है, जो सरकारें हैं बहुत ताकतवर होती हैं, वो चाहे जो मर्जी करें। आप देखिए सरकारों में जो आपको रिजल्ट अभी भी आप पिछले कुछ सालों में भी देखते हैं। हर सरकार जो करना चाहती है वो करने की क्षमता में होती है, प्रोवाइडेड कि वो उसके एजेंडाज में हो। या ठीक है ना? तो ये जो है आप हर चीज का राजनीतिकरण ना करो। हुँ, आपका अपना एक विचार है, आपकी संस्कृति है, आप अपने इतिहास को राजनीति से कैसे जोड़ सकते हो? ऑल्दो राजनीति की वजह से इतिहास भी रचे जाते हैं, लेकिन आज की हुँ, डेट में जो इतिहास रचा गया, आप उस इतिहास को फ़ॉलो करो ना, आप उसको देखो, उसको पढ़ो, उसकी कमियों से सीखो। हुँ, ये हमारी ड्यूटी है। मुझे ये लगता है हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी जब तक नहीं उठाएँगे, हम खुद एज़ एन इंडिविजुअल अपनी चीज़ों को नहीं समझेंगे। मैं ये बोलूँ कि आजकल पूरे समाज में ही ऐसा हो रहा है जी, कोई पढ़ता नहीं है जी, कोई ये नहीं कर रहा, तो फिर बाकियों में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया? मेरी ड्यूटी ये है कि जो मुझे एक कमी समझ में आ रही है, मैं अगर सबको तो बदल नहीं सकती, मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करूँ। मैं वो बदलाव अपने परिवार में लाना शुरू करूँ। सबसे पहले अपने में लाऊँ, फिर अपने परिवार में लाऊँ। हुँ, So this is least I can do and this is the max I should do also. हुँ, तो मुझे समाज में सबसे मजबूत इकाई और सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो परिवार है और सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है तो परिवार है। हर परिवर्तन जो है परिवार से ही शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। ओके। तो हमें अपने परिवारों में बातचीत अच्छी करनी पड़ेगी, अपने परिवारों में ग्रंथ ला के रखने पड़ेंगे, अपने परिवारों में संस्कार लाना पड़ेगा, अपने परिवार में बैठ के सिर्फ़ भौतिकवाद की, मटीरियलिज़्म की, बड़े-बड़े गाड़ियों की, बंगलों की, गलीचों की बात ना करके हमें भगत सिंह की बात करनी पड़ेगी, हमें रानी लक्ष्मीबाई की बात करनी पड़ेगी, हमें राम जी की बात करनी पड़ेगी, हमें गुरुओं की बात करनी हुँ। पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे, तो समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अभी हम डॉग्स की बात कर रहे थे और गाय की बात कर रहे थे। बहुत पहले आई डोंट थिंक सो कि पेट्स डॉग होते थे। पेट या तो घरों में हमारे गायें मिलती थी
या घोड़े मिलते थे, हाथी मिलते थे, नॉट जस्ट इन द राजमहल्स, उस टाइम पे जो एक राजा प्रथा होती थी। मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे। हाँ, काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आजकल व्हाट आई फील लाइक अपने आप को जो लोग एनिमल लवर बोलते हैं, उनके लिए एनिमल सिर्फ डॉग है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये बहुत गाय इज़ बहुत नॉट एन एनिमल फॉर देम। व्यापक विषय है कि एनिमल लवर होना का मतलब क्या है कि सिर्फ जो सड़क पे जो घायल हो गया उसकी सेवा कर देना एनिमल लवर है? मैं तो इसको नहीं मानती। एनिमल लवर होने के लिए हमें हमारे पूरे जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें उनके हिस्से की ज़मीन पे अधिकार छोड़ना पड़ेगा। हमें करेक्ट। उनके हिस्से के जंगल उनको देने पड़ेंगे। हमें उनके हिस्से की जो उनकी स्वतंत्र जीवन शैली की जो बात है वो उन्हें देनी पड़ेगी। हुँ। हमने तो उनके जंगलों पे कब्ज़ा कर लिया, हमने उनके तो सब तरफ हम आकर के बैठ गए। पहले घर में बहुत कम ऐसे घर होते थे जहाँ पे गौशाला या अपनी गौएँ नहीं होती थी। हुँ। अपना गौवंश होता था हर जगह। और जो है ये डॉग्स और कुत्ते हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनको ऐसे घरों में आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो पूरे-पूरे गाँव की रक्षा करते थे। गाँव हुँ। के पहरेदार हुआ करते थे जो है ये डॉग्स। करेक्ट। अस्तबल हुआ करते थे अपने। जितना घर तो 2 कमरे का शायद हो जाएगा, लेकिन अस्तबल इतना बड़ा हुआ करता था। हुँ। अपने घर अपने बच्चों को खाना ऊपर-नीचे हो सकता था, लेकिन जाकर के गऊ माँ की सेवा पूरे समय पे की जाती थी। तो एनिमल लवर होना ये नहीं है कि अपने पड़ोसी से जाके लड़ना कि मैं तो अपने डॉग को पार्क में लेके जाऊँगी, मैं उसी के लिए लड़ रही हूँ तो मैं एनिमल लवर हूँ। ये सब फेक फाइट्स हैं। So basically dog lover has got nothing to do with being an animal lover. येस। Okay. डॉग लवर जो है एक थोड़ा छोटा शब्द है। एनिमल लवर अगर हम बात करते हैं तो इसका परिप्रेक्ष्य, इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। और Correct. वो कहीं न कहीं अगर हमको एनिमल लवर होना है, अगर हमको इन जीव प्रेमी होना है तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, जीवन शैली में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अन्यथा हम जीवों के प्रेमी हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। Yeah, I think you made your point here. तो अब जब हम बात करते हैं, आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं और आजकल जब मैं देखती हूँ या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, एक इंडिया में हमारे जो विलन्स रहे हैं, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, मुझे आज भी याद है हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया गया था बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, राइट? लेकिन जो एक मेजर हमारी हिस्ट्री रही है, रामायण की, महाभारत की, गुरुओं की, हमारे सिखिज्म की, जो एक फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी, इंडिया के लैंड पे स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों को एक टाइम पे आके सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में बाबर, हुमायूं था, मुगल्स थे। लेटर ऑन 9th-10th में हमारी इंटरनेशनल हिस्ट्री आ गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन और फलाना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हाउ डू वी टीच आवर किड्स दैट दिस इज आवर एक्चुअल हिस्ट्री? हमारे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में पंजाबी इट हैज़ कम टू एन एंड। हम अब बोलना जानते हैं, बच्चे भी आजकल जब बोलते हैं तो हम लोग बच्चों को बोल देते हैं कि नहीं, हिंदी में बात करो, नो, स्पीक इन इंग्लिश। और स्कूलों में हम करते हैं कि फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो। इवन पेरेंट्स डजंट वांट देयर किड्स टू लर्न हिंदी और पंजाबी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सिस्टम? अ, ये कहीं न कहीं उसी बात से कनेक्ट होता है जैसे हम बात कर रहे थे कि फेमिनिज़्म में और वुमेन एम्पावरमेंट में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क यहाँ भी आता है कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये हमको कमोडिटी बनाने के लिए है। ये हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए है। हम्म। डर लगता था पुरानी जो है सिस्टम्स को, सरकारों को कि कहीं अगर हमने इनको इनका एक्चुअल इतिहास पढ़ा दिया, तो हर घर में अगर भगत सिंह पैदा हो गया तो क्या करेंगे? हर घर में अगर जो है दुर्गा जैसी बेटी पैदा हो गई तो हम कैसे करेंगे? उनकी दुकानदारी एट स्टेक आती हैं। गुरुओं की धरती पे अगर गुरुओं के बारे में पढ़ा दिया और इतना एथिकल अगर हमारे बच्चे हो गए तो फिर हम अपना अनएथिकल गेम कैसे खेलेंगे? हम्म। जैसा मैंने कहा पावर इज़ वेरी पावरफुल। तो अपनी पावर को रिटेन करके रखने के लिए जो है सरकारें हैं, जो राजनीति है वो इतना गंदा रोल प्ले कभी-कभी करती है कि उन्होंने हमारे सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और अंग्रेज़ों और मुग़लों के बाद तो बिल्कुल खुल के खिलवाड़ किया गया हमारे जो है हम्म। हिस्ट्री के साथ।
हमको क्या करना है मुगलों के साथ? अरे आप पढ़ाओ ना उसमें गुरु नानक देव की जो है कहानी, आप पढ़ाओ ना उसमें भगत सिंह की कहानी, आप राजगुरु पढ़ाओ, आप मदन लाल ढींगरा पढ़ाओ, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमारे बच्चों को नाम भी नहीं पता होगा मदन लाल ढींगरा का, उन्हें लाला लाजपत राय का नाम शायद हिस्ट्री में किताब में कहीं आ जाए तो। हम डरते हैं, हम डरते हैं कि अगर हर घर में कहीं एक देश प्रेमी पैदा हो गया तो फिर हम अपनी दुकानें कैसे चलाएंगे? और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हमारे बच्चों को अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। आप मार्केट में जाओ, कमोडिटी की जब हम बात करते हैं ना, कमर्शियलाइजेशन की कितना इफेक्ट है, आप यहाँ मार्केट में जाओ, आप जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पे आपको आइलेट्स के बड़े स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने वाले बड़े इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, आपको जापानीज सिखाने वाले, स्पेनिश सिखाने वाले, फ्रेंच सिखाने वाले अनेकों अनेक टीचर्स मिल जाएंगे। आप पूरे शहर के सारे बाजारों में घूम के आ जाओ, अगर आपको कहीं एक भी कोई मिल जाए कि यहाँ आपको संस्कृत की विद्या सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना दिया सोच समझ के कि भाई इतना, जो बच्चों का जो दिमाग होता है ना, इसके साथ खेलना बहुत फ्रूटफुल और बड़ा ईजी होता है। मुझे आज भी याद है, ये लगभग 10 साल पुरानी बात है, मैं किसी के साथ बैठी थी, तो उस दिन मैं थोड़ा किसी गवर्नमेंट सिस्टम को लेके बड़ी परेशान थी। तो मैंने आकर के बात करी, तो वो मेरे साथ जो सज्जन बैठे थे उन्होंने कहा कि एकता, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो अपनी उम्र के लोगों पे काम करना बंद कर दो। मैं आज से 10 साल पहले, हम और 10 साल जवान थे, तो मैंने कहा ये आप क्या बात कर रहे हो भैया, अगर हम काम ही करना बंद कर देंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि काम करना बंद करो, किस पे काम करना है वो सोच समझ के करो। कहते काम बच्चों पे करना शुरू करो, क्योंकि अगले कुछ सालों में हम बैकफुट पे हो जाएंगे, फ्रंट फेस पे वो होंगे। उनकी सोच पे, उनकी विचारधारा पे, उनके व्यवहार पे बात करो। बहुत इजी कंज्यूमर, टारगेट कंज्यूमर है ये। आप देखो किसी भी ऐड में, बच्चों के एड्स, मतलब अगर बच्चे ने कह दिया कि पापा मैंने तो इस कपड़े का ब्रांड पहनना है, तो उसके पापा, उसकी मम्मी जो मर्जी होगा उसको वही लेके देंगे। इसीलिए ये एड्स की वर्ल्ड में आप देखो बच्चों को कितना टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग के साथ खेलना बहुत आसान होता है, बाल बुद्धि है। तो वही किया गया, उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि जो वेस्टर्न चीज़ें हैं ना ये अच्छी हैं, अंग्रेजी बोलना अच्छा है। तुम पंजाब की धरती पे रह गए, तुम पंजाबी बोलोगे की कहने सारे कि तू तो बैकवर्ड बच्चा हैगा, तेनू अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। तो ये हिंदी में भी बात करो तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये तो हिंदी में बात कर रहे हैं, इनको क्या अंग्रेजी में बात करनी नहीं आती? आपको बैकवर्ड कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है जब आप अंग्रेजी में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं, हम हिस्ट्री की तो बात यहाँ कर ही रहे हैं, एंड यू मेड योर पॉइंट वेरी वेल। जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की एक ह्यूज हिस्ट्री रही है। ओके, वो कैसे कहावतें बनी हुई थी कि कैसे वो अहमद शाह आता था, सब कुछ लूट के चला जाता था। अ, पंजाब की जो अपनी इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी रिच हिस्ट्री है, पहले तो वो पार्टीशन के टाइम पे वी लॉस्ट आवर Yes. लैंड, राइट? सेकंड, उसके बाद जब पंजाब में से हरियाणा निकला, पंजाब में से हिमाचल प्रदेश निकला, हमारी हिस्ट्री तो वहाँ पे भी बढ़ गई। All these other states have their own history now. What about the history of Punjab? And in Punjab, वो एक कॉन्वेंट वर्सेस पंजाबी हो गया। देखिए, हम जब पंजाब की बात करते हैं ना, पंजाब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये खैबर का दर्रा पास में था, यहाँ से सारे जो है आक्रमण यहाँ हुआ करते थे। इसीलिए जो पंजाबी है वो बड़ी दिलेर कौम मानी गई है, क्योंकि वो हमेशा एक वॉरियर कौम रही है। दुश्मनों का ठोक के सामना अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो वो पंजाबियों ने किया है। ठीक है, इसके टुकड़े हुए, ये आगे बहुत मेजर हिस्सा तो पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, जिसका हमें वास्तव में बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन बावजूद इसके, और जो हमारे जो पंजाब का जो इतिहास है वो पंजाब की धरती तक सीमित नहीं है। हम कैसे अपने 10 गुरुओं को हम क्या पंजाब की भूमि में बांध के रख सकते हैं? उनका हम जब पढ़ते हैं तो वो तो मक्का मदीना तक की बात आती है उसमें। तो दुनिया में अगर हम हमारे जो गुरुओं ने जो ट्रैवल किया, अगर हम वही देखें तो मुझे नहीं लगता धरती का कोई कोना होगा जो उन्होंने ट्रैवल ना किया हो बाय फुट। वो तो पूरे दुनिया में घूम के आए हैं, और उनकी जो सीखें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो तो मानवता के लिए हैं। वो पंजाब की बाउंड्री में बंद होने वाली शिक्षाएं नहीं है। लेकिन चैलेंज जो है, जो सवाल जो है, जो दिक्कत जो है, वो ये है कि आज हमारे युवाओं को, हमारी अगली पीढ़ी को क्यों उस इतिहास के बारे में पता नहीं चल रहा। आप ये देखिए, मैं जड़ों से जुड़ों में आज से कुछ साल पहले हम एक वर्कशॉप कर रहे थे,
तो उस वर्कशॉप में, वो 8 दिन की वर्कशॉप थी, उसका एक दिन था कि हमने गौशाला में जाना था। भारतीय गौवंश की गौशाला में पूरा दिन हुँ। बच्चों ने बिताना था। तो वो मेरे को बुलाया माँ ने, उस बच्चे की माँ ने जिसने जाना था वर्कशॉप में। वो कहती है, "एकता जी आप हमारे पास आएँ और एक बारी बताएँ कि ये वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट क्या है?" हुँ। तो हम जब बात कर रहे थे, हम जब आए गौशाला पर, वो बच्चा जो है उनका, वो शहर के बहुत अच्छे स्कूल में 10वीं का छात्र था उस समय। उसका सवाल मेरे सामने ये आया, ऐसे मैं बैठी हूँ, सामने बेटा बैठा है, इधर ही हमारी दोस्त बैठी है, माँ उसकी। वो बेटा पूछता है कि आंटी, गौशाला क्या होती है? ओह गॉड! आंटी गौशाला क्या होती है? उस हुँ। 10वीं के छात्र ने मेरे से पूछा, जो बहुत अच्छे परिवार का था, और मज़े की बात ये है कि उसके जो पिता हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हुँ। पढ़ी-लिखी माँ है। तो कुछ क्षण के लिए तो मैं भी स्तब्ध हुई कि ये क्वेश्चन है। फिर मुझे खुद पे शर्मिंदगी हुई कि हम अभिभावकों के रूप में क्या कर रहे हैं? ये कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपने बच्चों को? ये गलती क्या उस बच्चे की थी या अभिभावकों के रूप में हमारी गलती थी? हुँ। ये फेलियर बच्चों का नहीं है, ये माँ-बाप का फेलियर है। हुँ। क्यों हमारे बच्चों को हमारे ग्रंथों के बारे में नहीं पता? क्यों इतिहास के बारे में नहीं पता? क्योंकि हमें नहीं पता। हुँ। आप जाकर के किसी से बात करें, आप कहें कि हम भारतीय गौवंश की अगर बात करें, तो लोगों को पता ही नहीं कि भारतीय गाय में और जर्सी गाय में क्या फ़र्क है। हम जर्सी गऊओं को तो मत्था टेकते फिर रहे हैं जाके गौशालाओं में। तो हमें हमें जब खुद ही नहीं पता है, तो हम अगली पीढ़ी को ज्ञान कैसे देंगे? तो सबसे पहले एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, सिर्फ़ बच्चे को पैदा कर देने से और उनको अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेज देने से और उनको भोजन दे देने से मेरा माँ-बाप होने का कर्तव्य पूरा नहीं होता। एक एक व्यक्तित्व के निर्माण की ज़िम्मेदारी होती है। हुँ। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है कि 9 महीने में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको स्कूल भेज दिया, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, घर में नौकर रख दिया जो उसको रोटी बना के दे रहा है। क्या ये होता है माँ बनना या पिता बनना? नहीं, यहाँ पे काम करना पड़ता है बच्चों की, क्योंकि आने वाले समाज में इन्हीं कंधों पे समाज चलेगा। तो मैं हुँ। कैसे कंधों का निर्माण कर रही हूँ, ये मेरी मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। बात ये है कि हम बहुत ईज़िली बोल देते हैं आजकल के बच्चे कि भई आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं कुछ। पता कैसे चलेगा? आपने बताया? करेक्ट। सो तो ये इट्स जस्ट नॉट अबाउट कॉन्वेंट वर्सेस पंजाबी। एक थॉट मेरे हमेशा दिमाग में आता है पंजाब की सिचुएशन देख के कि देयर इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टर्म कॉल्ड खालिस्तान, राइट? आई डू नॉट सपोर्ट इट, बट मैं क्वेश्चन मेरा हमेशा दिमाग में आता है कि हमें खालिस्तान किसके लिए चाहिए? कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के लिए? बिकॉज़ कीपिंग इन माइंड द होल पंजाब, मोस्ट ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड, पिंडों के पिंड। हम मोस्ट ऑफ द पंजाब हम ना कह कर के ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वी कन्वर्जन हो कैन रहा है। काउंट इंडिया। हाँ, कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन, बात घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जब तक हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने इतिहास के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम कितनी मूल्यवान जो है बैकग्राउंड्स के साथ पैदा हुए हैं, हम हमारे पास कोई मोटिव ऑफ कनेक्शन ही नहीं है। तो हम ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ब्रेन वॉश तो बहुत ठीक-ठाक तरीके से चल रहा है। हम लोग जो हैं एक अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ चल रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड, जो डेवलप्ड वर्ल्ड, ज़्यादातर क्रिश्चियन वर्ल्ड्स हैं, हम उधर जा रहे हैं, और जो क्रिश्चियन हैं वो यहाँ पे आकर के अपना कन्वर्जन की भी बात कर रहे हैं और हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं अगर सिख परिवार से हूँ और मैं अगर अपने ग्रंथ, अपने गुरुओं की बातें नहीं जानती हूँ और मैं अपने बच्चों से नहीं करती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ढीला छोड़ रही हूँ, समाज में कोई भी कैप्चर करेगा। मैं अगर हिंदू परिवार से हूँ और मैं अपने वेदों, पुराणों की और गीता की और महाभारत की बात, रामायण की बात अपने बच्चों से नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों को खुला छोड़ रही हूँ, जाओ भी, जो भी तुम्हारे को आएगा कैप्चर करेगा। हो क्या रहा है कि एक बच्चा जब 10वीं 12वीं करके बाहर निकलता है, जब तक अपने माँ-बाप के शेल में, या ठीक है, बाहर निकलता है तो उसको इतने प्लेटफ़ॉर्म्स मिलते हैं, कोई आके कहता है चल आज तेरे को दारू पार्टी पे लेके चलता हूँ, चल तेरे को हुँ। लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ, चल आज डिस्को चलते हैं। हुँ। कितने प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जो उसको ये कहते हैं, चल आ तेरे को आज मैं लाइब्रेरी में लेके चलता हूँ। चलो आज किसी ऑथर से मुलाकात करते हैं। चला आज किसी गुरु के पास चलते हैं और वहाँ से पूछ के आते हैं कि ये जो है, ये जो एक मेरे मन में शंका है, इसको दूर कैसे करें? ये वाला थोड़ा लुप्त हो चुका है अभी फ़िलहाल। तो ये लुप्त हुआ है, इसीलिए तो ये इन चीज़ों की जो है ये खरपतवार पैदा हो रही है। यप। खाद डालनी पड़ेगी खेत में, तभी तो अच्छी पौध पैदा होएगी। खाद तो हम डाल नहीं रहे, तो फिर खरपतवार ही पैदा होएगी, और खरपतवार पैदा होएगी तो उसका नुकसान ही है सबको। समवेयर इज़ इट आल्सो अ वोट बैंक?
राजनीतिकरण तो देखिए समाज का राजनीतिकरण मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि राजनीति का अपना एक रोल है। राजनीति का जो है काम है समाज में उद्धार की बात करना, उत्थान की बात करना, अपने एरिया की, अपने देश की डेवलपमेंट की बात करना, वो करनी चाहिए। और लोगों में भी जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, मुझे कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। हम्म। ये आप आए मेरे पास और आपने कहा ये लो मेरे से आप एक ये दारू की बोतल लो, आप मुझे वोट दो। तो ये मेरा एरर ऑफ डिसीजन है ना। करेक्ट। आप मेरे पास आए, आपने मुझे एक लिफाफा दिया कि ये लो आप मुझे वोट दो। तो ये मेरा एरर ऑफ डिसीजन है ना। तो मुझे बेवकूफ़ कोई बना नहीं सकता, ये मैं बाय चॉइस बनती हूँ। तो ये हमको अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी एज़ नागरिक उठानी पड़ेगी, तभी बदलाव, कंस्ट्रक्टिव बदलाव तो तभी आएगा। Yeah. I think it was really nice talking to you about all this stuff. And here we were in a conversation with a politician, a socialite, and a social worker who works for the women empowerment, राम लीला, जो समाज के कार्यों में काम करती हैं, एक माँ है, एक बेटी हैं, और एक इंस्पिरेशन है समाज के लिए, जो अपनी अपनी एक एक बात को इतना खुल के रखती हैं कि आप आई थिंक उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते. So this was our conversation with Mrs. Ekta Nagpal. And please do subscribe our channel and like our podcast if you like it, and do comment on it. Thank you so much. Jai Shri Ram. Namaste. जय श्री राम।